हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स एंड लॉ। आज हम बात करेंगे सेक्शन 394 के बारे में। और यदि आप 391, 392, 393 सेक्शन देखना चाहते हैं तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। यदि आप कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। तो हम 394 के बारे में आज बात करेंगे। तो क्या कहता है 394 सेक्शन? प्रोविज़न फॉर फैसिलिटेटिंग रिकन्स्ट्रक्शन एंड अमलगमेशन ऑफ कंपनीज, यानी कि यदि किसी कंपनी का रिकन्स्ट्रक्शन और अमलगमेशन होना है तो उसमें क्या क्या फैसिलिटी होती हैं, क्या क्या प्रोविज़न होते हैं, वो सेक्शन 394 बताता है। यदि किसी कंपनी का, अब तक हम पढ़ रहे थे कंप्रोमाइज़ एंड अरेंजमेंट, अब हम पढ़ रहे हैं रिकन्स्ट्रक्शन और अमलगमेशन। रिकन्स्ट्रक्शन और अमलगमेशन में टर्म्स आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो अब हम बात करेंगे कि कंपनी का यदि रिकन्स्ट्रक्शन और अमलगमेशन हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविज़न है जो कि लिखे हैं 394 में, क्या क्या फैसिलिटी देती है कोर्ट, वो पढ़ते हैं। इट इज़ ओनली इन सेक्शन 394 ऑफ द एक्ट देयर इज़ रेफरेंस टू रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एनी कंपनी और कंपनीज और अमलगमेशन ऑफ एनी टू और मोर कंपनीज, यानी कि ये वाला प्रोविज़न यदि आप किसी कंपनी का अमलगमेशन या रिकन्स्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो फैसिलिटी हैं, उसके लिए जो प्रोविज़न लिखे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ सेक्शन 394 में लिखे हैं। ये इसकी हेडिंग बोलती है 394 की। अब 394 इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मैं आपको जो कुछ भी करवाती हूँ वो ICSI के मॉड्यूल से करवाती हूँ, तो उससे बाहर कुछ भी आपके पेपर में भी नहीं आएगा और उससे बाहर कुछ है भी नहीं। सेक्शन 394 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? वेयर द स्कीम इन्वॉल्व रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एनी कंपनी और कंपनीज और अमलगमेशन ऑफ एनी टू और मोर कंपनीज एंड vesting of the whole and substantially the whole of the properties and liabilities of any company concerned in the scheme, ठीक है, टू अनदर कंपनी, ठीक है। यानी कि किसी कंपनी में दो या दो से ज़्यादा कंपनी हैं, उनके बीच में रिकन्स्ट्रक्शन या अमलगमेशन हो रहा है, ठीक है। तो जो उनकी प्रॉपर्टी है, जो कंपनी की ट्रांसफ़रर कंपनी और ट्रांसफ़री कंपनी, हम यहाँ पर टर्म यूज़ करेंगे जब आप सेक्शन देखेंगे। तो जो ट्रांसफ़रर और ट्रांसफ़रर कंपनी है, ये मैं आपको पहले भी डिफरेंस बता चुकी हूँ, आप मेरी पुरानी वीडियो देखिएगा। ट्रांसफ़री कंपनी और ट्रांसफ़रर कंपनी क्या होती है? ट्रांसफ़रर कंपनी वो होती है जो कंपनी ट्रांसफ़र हो रही है, और ट्रांसफ़री कंपनी वो होती है यदि दूसरी कंपनी जिसमें ट्रांसफ़र हो रही है। बहुत छोटा सा डिफरेंस है, पर आपको समझने में बहुत, यदि आपको समझ में आ गया तो आप जब पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज़ बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ट्रांसफ़रर और ट्रांसफ़री कंपनी में सब जगह यही लिखा रहेगा, आपको नोट्स में भी और मॉड्यूल में भी, और हो सकता है क्वेश्चन भी इन ऐसी टर्म्स में आ जाए। तो ट्रांसफ़रर कंपनी वो जो कंपनी ट्रांसफ़र हो रही है, और ट्रांसफ़री कंपनी वो जिसमें कंपनी ट्रांसफ़र हो रही है। तो कह रहे हैं कि यदि रिकन्स्ट्रक्शन और अमलगमेशन किसी कंपनी का हो रहा है तो जो उनकी कंपनी, उनकी प्रॉपर्टी, असेट्स और उनकी लायबिलिटी जो हैं वो ट्रांसफ़रर कंपनी से ट्रांसफ़री कंपनी में जो ट्रांसफ़र होंगी उसके कुछ प्रोविज़न्स हैं जो कोर्ट डिसाइड करेगी। जो कोर्ट, यदि किसी कंपनी का दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र हो रहा है, नेचुरल सी बात है, तो उसकी प्रॉपर्टी और उसकी लायबिलिटी दोनों ही ट्रांसफ़र होंगी ट्रांसफ़रर कंपनी से ट्रांसफ़री कंपनी में। तो वो जो ट्रांसफ़र होंगी वो कोर्ट डिसाइड करता है कि कैसे ट्रांसफ़र होंगी। उसके लिए कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं कि कोर्ट कैसे कैसे उसको डिवाइड कर सकती है। ट्रांसफ़र टू द ट्रांसफ़री कंपनी ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग, यानी कि ट्रांसफ़री कंपनी में कोई भी पार्ट या पूरा का पूरा, ठीक है, प्रॉपर्टी और लायबिलिटी ऑफ एनी ट्रांसफ़र कंपनी, यानी कि ट्रांसफ़र कंपनी की पूरी प्रॉपर्टी या थोड़ी सी प्रॉपर्टी या कोई पार्ट कोर्ट के पास पावर है कि वो ट्रांसफ़री कंपनी को दे दे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, द अलॉटमेंट और अप्रोप्रिएशन बाय द ट्रांसफ़री कंपनी ऑफ एनी शेयर डिबेंचर ऑफ एनी पर्सन अंडर द स्कीम, यानी कि कोर्ट यदि ट्रांसफ़री कंपनी कहती है किसी थर्ड पर्सन के नाम उसके शेयर या डिबेंचर करने के लिए, तो वो अलॉटमेंट कोर्ट कर सकती है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग बाय और अंगेज द ट्रांसफ़री कंपनी ऑफ एनी लीगल मैटर पेंडिंग बाय और अंगेस्ट एनी ट्रांसफ़रर कंपनी, यानी कि ट्रांसफ़रर कंपनी जो ट्रांसफ़र हो रही है ट्रांसफ़री कंपनी में, ट्रांसफ़रर कंपनी के ऊपर यदि कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही थी, इस स्कीम पहले से चल रही थी, तो इस स्कीम के बाद
वो लीगल प्रोसीडिंग ट्रांसफरी कंपनी के ऊपर चलेगी एज इट इज़, समझ में, तो वो उसके ऊपर चलेगी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है द डिसोल्यूशन विदाउट वाइंडिंग अप ऑफ एनी ट्रांसफरर कंपनी, यानी कि ट्रांसफरर कंपनी का डिसोल्यूशन हो सकता है वाइंडिंग अप के बिना भी, ये पावर भी कोर्ट की है, वो ऐसा कर सकती है, ठीक है। प्रोविज़न टू बी मेड फॉर एनी पर्सन हु डज नॉट एग्री टू द स्कीम, यानी कि प्रोविज़न टू बी मेड फॉर एनी पर्सन, यानी कि यदि कोई कहता है स्कीम में या कंपनी में डायरेक्टर या कोई भी पर्सन की नहीं जी हम नहीं मानते इस स्कीम को, तो ऐसा नहीं होगा, स्कीम सबको माननी पड़ेगी, कोर्ट के आदेश हैं ये। सच इंसिडेंटल कॉन्सिक्वेंशियल और सप्लीमेंटल, ठीक है, ऑर्डर पास्ड बाय द कोर्ट एज इट मे थिंक फिट so that the reconstruction or amalgamation could be fully and effectively carried out, यानी कि यदि कोर्ट किसी जल्दबाजी में या किसी अचानक से कोई ऑर्डर पास करती है तो वो भी अमलगमेशन रिकन्स्ट्रक्शन स्कीम के तहत माना जाएगा और वो भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि जी आपने तो अचानक से कह दी हम नहीं मानते इस चीज़ को, ऐसा नहीं होगा। कोर्ट यदि कोई जल्दबाजी में कोई ऑर्डर पास करती है या इंसिडेंटली या उसके सामने कोई ऐसी कंडीशन आ गई है कि उसको ऑर्डर पास करना पड़ रहा है तो वो मान्य होगा। ऐसा नहीं है कि वो अचानक होगा तो ये मान्य नहीं होगा, वो इफ़ेक्टिव होगा। एज पर द प्रोविज़न अंडर दिस सबसेक्शन, यानी कि जो ऊपर जितने भी हमने पॉइंट्स सीखे हैं, इट इज़ नेसेसरी टू हैव द रिपोर्ट फ्रॉम द आरओसी, यानी कि ये जितने भी स्कीम्स जब कोर्ट पास कर देगी तो कंपनी की ये जिम्मेदारी है कि वो ये सारी रिपोर्ट आरओसी को दे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को दे, केस स्कीम इन्वॉल्व ए कंपनी दैट इज़ बीइंग वाउंड अप एंड रिपोर्ट ऑफ द लिक्विडेटर, और यदि कंपनी वाउंड अप हो रही है तो लिक्विडेटर को रिपोर्ट देगा। यदि ये स्कीम रिकन्स्ट्रक्शन और अमलगमेशन तक ही सीमित है तो आरओसी को ही रिपोर्ट देनी पड़ेगी कोर्ट की, और यदि कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है तो लिक्विडेटर बीच में होता है जो वाइंडिंग अप करवा रहा होता है, तो लिक्विडेटर को सारी रिपोर्ट लिक्विडेटर को भी जाएगी, आरओसी को तो जाएगी लिक्विडेटर को भी जाएगी। इन केस द scheme involve dissolution of a company, these report are mandatory in order to the ensure that the affairs of the company in question have not been conducted in a manner prejudicial to the interest of its member to the public interest, यानी कि ये जो भी स्कीम चली है, कुछ भी चला है, ये कुछ भी पब्लिक इंटरेस्ट में, यानी कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं जो कम यूनिट में होते हैं या किसी पब्लिक इंटरेस्ट के, आप यदि कोई कंपनी ऐसी है जो सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है ना, आम आदमी को, वो आम आदमी किसी ना किसी तरीके से उस कंपनी में जुड़ा हुआ है और उस कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है या रिकन्स्ट्रक्शन हो रहा है या अमलगमेशन हो रहा है, तो वो जो आम आदमी है, जो आदमी उस कंपनी से जुड़ा हुआ है, उसके इंटरेस्ट को किसी भी तरीके से हानि नहीं होनी चाहिए इस स्कीम के तहत। समझ में आ रहा है जो मैं आपको कह रही हूँ कि पब्लिक इंटरेस्ट में, यानी कि कोई कंपनी का रिकन्स्ट्रक्शन हो रहा है, अमलगमेशन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो इस स्कीम के तहत कोई भी आम आदमी जो कंपनी से जुड़ा हुआ है उसका इंटरेस्ट किसी भी तरीके से हानिकारक नहीं होना चाहिए। अब सेक्शन 394 का 2 क्या कहता है? द सबसेक्शन प्रोवाइड्स ऑफ द कोर्ट एंड वेस्टिंग of the properties and liabilities of the transferor company to the transferee company, यानी कि ये सबसेक्शन क्या कहता है? ऑर्डर है कोर्ट के ऑर्डर से जो प्रॉपर्टीज़ और लाइबिलिटी जो हैं जो डिवाइड हुई हैं ट्रांसफ़र कंपनी से ट्रांसफरी कंपनी में, वो होनी चाहिए। सबसेक्शन 3 क्या कहता है? अंडर दिस सबसेक्शन द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट फॉर रजिस्ट्रेशन बाय द आरओसी विद इन 30 डेज आफ्टर द मेकिंग ऑफ ऑर्डर, यानी कि इस ऑर्डर के बनने के 30 दिन के अंदर ही अंदर कोर्ट के ऑर्डर को रजिस्टर करना पड़ता है। और 4th क्या कहता है? एक्सप्रेशन प्रॉपर्टीज हैज़ बीन डिफाइंड टू इंक्लूड प्रॉपर्टी राइट एंड पावर ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एंड द एक्सप्रेशन लाइबिलिटी, यानी कि प्रॉपर्टी की जो ऊपर हमने जो कहा है कि ट्रांसफरर कंपनी में, ट्रांसफरी कंपनी में प्रॉपर्टी और लाइबिलिटी का जो डिवीज़न होगा उसमें प्रॉपर्टी वर्ड का क्या मतलब है? हैज़ बीन डिफाइंड टू द इंक्लूड प्रॉपर्टी राइट्स एंड पावर, 3 चीज़, प्रॉपर्टी राइट्स और पावर ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एंड द एक्सप्रेशन लाइबिलिटी इंक्लूड ड्यूटीज़ ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एज पर क्लॉज बी, ठीक है। ट्रांसफरी कंपनी डज नॉट इंक्लूड एनी कंपनी अदर देन ए कंपनी विद इन द मीनिंग ऑफ दिस एक्ट। ट्रांसफरी कंपनी और ट्रांसफर कंपनी कौन होगी? तो जो ट्रांसफरी कंपनी है वो कोई भी
डज नॉट इंक्लूड एनी कंपनी अदर दैन ए कंपनी विद इन ए मीनिंग ऑफ दिस एक्ट, यानी कि इस एक्ट में जो कंपनी की डेफिनेशन बताई हुई है उस एक्ट के रिलेटेड ही ट्रांसफरी कंपनी होगी। पर ट्रांसफरर कंपनी कोई भी हो सकती है, कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी हो सकती है, कोई भी कंपनी हो सकती है, चाहे वो कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन में आती हो या ना आती हो, ठीक है। और दस द ट्रांसफरी कंपनी इन ए स्कीम ऑफ मर्जर अमलगमेशन हैज़ टू बी नेसेसरी ए कंपनी और विद इन द मीनिंग ऑफ दिस एक्ट। ट्रांसफरी कंपनी जो है वो उसके मीनिंग के अंडर में आनी चाहिए। ट्रांसफरी कंपनी इन ए स्कीम ऑफ मर्जर और अमलगमेशन हैज़ टू बी नेसेसरी ए कंपनी, ठीक है, विद इन द मीनिंग ऑफ दिस एक्ट, यानी कि कंपनीज एक्ट में जो कंपनी का मीनिंग बताया उसमें फॉलो करनी चाहिए ट्रांसफरी कंपनी, तभी उसका अमलगमेशन और मर्जर पॉसिबल हो सकता है।